Hi everyone, and today we will be studying the topic Struggle for Women's Equality and Rights of your chapter Patterns of Social Inequality and Exclusion. So, now because of the obvious biological and physical differences between men and women, gender inequality is often treated as natural. ठीक है, क्या होता है कि देखो आपको पता है कि men और women में हम इसको इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बायोलॉजिकल बेसिस एज वेल एज फिजिकल बेसिस, और इस बायोलॉजिकल और फिजिकल बेसिस को लेकर जेंडर इनइक्वालिटी को नेचुरल बताया जाता है कि भाई देखो क्या है कि दोनों के बीच में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी है, फिजिकल डिफरेंसेस भी है, मतलब ये जो इनइक्वालिटी है ये नेचुरल है. लेकिन डिस्पाइट अपीयरेंसेस स्कॉलर्स हैव शोन that the inequalities between men and women are social rather than natural. लेकिन ये चीज़ जो है स्कॉलर्स ने हमें दिखाई है कि जो inequalities आप बता रहे हो ना between men and women, these are social, these are created by the society and this is not at all natural. Like हम इसको कैसे एक्सप्लेन या जस्टिफाई कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, देर आर नो बायोलॉजिकल रीजन्स दैट कैन एक्सप्लेन वाई सो फ्यू women आर फाउंड इन पोजिशंस ऑफ पब्लिक पावर. क्या कोई ऐसा बायोलॉजिकल डिफरेंस आप मेरे को बायोलॉजिकल रीज़न आप मेरे को बता सकते हो जो कि एक्सप्लेन करें कि जो पोजीशंस ऑफ पब्लिक पावर है, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी पोजीशन ऑफ पावर हो गया, CEO, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, टॉप लेवल लीडर्स जो होते हैं, वहाँ पे हमें बहुत कम वुमेन क्यों मिलती है? क्या इसका कोई बायोलॉजिकल रीज़न है? और नॉर कैन नेचर एक्सप्लेन वाई वुमेन जनरली रिसीव अ स्मॉलर और नो शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी इन मोस्ट सोसाइटीज़. या फिर क्या मेरे को नेचर एक्सप्लेन कर सकता है कि वुमेन को एक स्मॉलर शेयर या फिर बिल्कुल ही शेयर नहीं मिलता फैमिली प्रॉपर्टी में इन द मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़? तो कोई भी आप मुझे जस्टिफाई नहीं कर सकते. लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट आता है, इट बेसिकली कम्स फ्रॉम द सोसाइटीज़ जहाँ पर दे वर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल और कॉमन पैटर्न. नॉर्मल या कॉमन पैटर्न क्या है कि भाई जेंडर इनइक्वालिटी आपको देखने को मिल रही है, फैमिली प्रॉपर्टी में वुमेन का जो रोल है या शेयर है दैट इज़ वेरी लेस और दे हैव नो शेयर इन इट. तो वो सोसाइटीज़ जहाँ पर वुमेन का शेयर है, जहाँ ये नॉर्मल या कॉमन पैटर्न से जो सोसाइटीज़ अलग है, वहाँ से स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट हमें देखने को मिलता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर वुमेन बायोलॉजिकली अनफिट है टू बी द इनहेरिटर्स एंड हेड्स ऑफ फैमिलीज़, तो जो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ जैसे केरला में जो नायर्स थे और आज जैसे आप खासीज़ ऑफ मेघालय देख रहे हो, वो इतनी सेंचुरीज़ तक काम कैसे करें? वहाँ पे तो वुमेन ही जो है इनहेरिटर हो रही है, वुमेन ही हेड है फैमिली की. अगर बायोलॉजिकली अनफिट होते तो फिर खासीज़ ऑफ मेघालय कैसे काम कर रही है? नायर्स ऑफ केरला कैसे थे, कैसे ही सेंचुरीज़ तक काम कर रहे हैं? तो यहाँ से आप इस आर्गूमेंट को दे सकते हो. हाउ हैव वुमेन मैनेज टू बी सक्सेसफुल फार्मर्स एंड ट्रेडर्स इन सो मेनी अफ्रीकन सोसाइटीज़? तो इन शॉर्ट, देर इज़ नथिंग बायोलॉजिकल अबाउट द इनइक्वालिटीज़ जो कि मार्क करते हैं द रिलेशंस बिटवीन वुमेन एंड मेन. तो ये रीजंस आप प्रेजेंट कर सकते हो इन योर आंसर टू शो दैट देर इज़ नथिंग बायोलॉजिकल इन द इनइक्वालिटीज़. जेंडर जो है ये एक सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन का फॉर्म है, जैसे कि कास्ट और क्लास, बट इसके खुद के यूनिक स्पेसिफिक फीचर्स हैं. एंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन वी आर गोइंग टू सी हाउ जेंडर इनइक्वालिटी केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनइक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड द काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट दिस रिकॉग्निशन प्रोड्यूस. ठीक है, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन पैराग्राफ था एंड आई हैव सीन क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस ऑल्सो. तो आपको नॉर्मल इन शॉर्ट यही रिमेंबर रखना है कि कोई जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये नेचुरल नहीं है, ये सोशल है. इट इज़ क्रिएटेड बाय द सोसाइटी. जो बायोलॉजिकल और फिजिकल डिफरेंसेस की वजह से ये इनइक्वालिटीज़ हमें सोसाइटी ने क्रिएट करे हैं. और आप ये फैक्ट्स प्रेजेंट कर सकते हो कि कोई बायोलॉजिकल रीज़न नहीं है दैट देयर आर सो फ्यू वुमेन फाउंड इन द पोजीशंस ऑफ पब्लिक पावर, और nothing, no law of nature can explain why women generally receive a smaller or no share in family property in most societies. And the strongest argument which is coming from those society which are totally different from the common pattern, that is, if women were biologically unfit to be the inheritors and heads of families, and how would the matrilineal societies work for centuries, and how the women are successful farmers and traders in so many African societies. तो ये सारी चीज़ें आपको लिख कर आनी है अगर क्वेश्चन आते हैं तो. अब यहाँ से थोड़ा हमारा जो मेन पॉइंट है वो स्टार्ट होता है कि जो वुमेन का क्वेश्चन है अबाउट वुमेन्स इक्वलिटी वो कब अरोज़ हुआ? वो अरोज़ हुआ इन द मॉडर्न इंडिया. ठीक है, एज पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी मिडिल क्लास सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स. तो बेसिकली जो 19th सेंचुरी मिडिल क्लास सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, देखो ये चीज़ आपको याद आई होगी इन द बुक 2 चैप्टर 2 में
आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, 19th सेंचुरी, मिडिल क्लास, आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन याद आएगा, ट्राई टू कनेक्ट विद दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया में ये मूवमेंट के थ्रू वुमेन का क्वेश्चन अरोज़ किया था, और इन मूवमेंट्स का जो नेचर है वो रीजन टू रीजन आपने वेरी करते हुए दिखता है। अब इनको हम मिडिल क्लास रिफॉर्म मूवमेंट्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये जो रिफॉर्मर्स थे दे वर फ्रॉम द न्यूली इमर्जिंग वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास, ठीक है। कहाँ से आ रहे थे, ये आ रहा था आपका न्यूली इमर्जिंग वेस्टर्न एजुकेटेड, जो वेस्टर्न एजुकेशन इनको मिली थी इंडियन, और ये मिडिल क्लास थे, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मिडिल क्लास रिफॉर्म मूवमेंट्स, क्योंकि इनमें जो रिफॉर्मर्स थे दे वर फ्रॉम द न्यूली इमर्जिंग वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियन क्लास, एंड दे वर ऑफन एट वंस इंस्पायर्ड बाय द डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ द मॉडर्न वेस्ट एंड बाय अ डीप प्राइड इन देयर ओन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस ऑफ द पास्ट, ठीक है। और बेसिकली जो रिफॉर्मर्स थे ये इंस्पायर्ड थे फ्रॉम द डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ द मॉडर्न वेस्ट, जो वेस्ट में डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं उनसे। साइमल्टेनियसली दे ऑल्सो शोड अ प्राइड इन देयर ओन ट्रेडिशंस ऑफ द पास्ट, ठीक है। एंड दे यूज बोथ ऑफ दीज रिसोर्सेज टू फाइट फॉर द वुमेन्स राइट। कौन से रिसोर्सेज की यहाँ पे बात की जा रही है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ द मॉडर्न वेस्ट एंड देयर ओन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस ऑफ द पास्ट। अब इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इलिस्ट्रेट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो राजा राम मोहन रॉय है इन बंगाल, ही लेड दी एंटी सती कैंपेन, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, चीज़ एग्जाम में आती है किसने क्या किया था। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे ही वॉज इन बंगाल एंड इन्होंने एंटी सती कैंपेन लीड किया था। इसके अलावा जो विडो री मैरिज मूवमेंट था, तो एक हो गया एंटी सती कैंपेन, एक हो गया विडो री मैरिज मूवमेंट। इट वॉज देयर इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी वेयर रानाडे वॉज वन ऑफ द लीडिंग रिफॉर्मर्स। तो ये हो गया, दिस वॉज लेड बाय रानाडे। कहाँ पे था ये, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है ज्योतिबा फूले का। सो वी हैव ज्योतिबा फूले हु बेसिकली अटैक्ड ऑन caste and gender oppression. So I am writing this, I want you also to write this simultaneously because questions come from here. And there was social reform movement in Islam. तो इस्लाम का जो social reform movement है that was by सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो मेजरली आपको 4 प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, एंटी सतीन कैंपेन, विडो री मैरिज मूवमेंट, कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इस्लाम। और कौन किसने किया था, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मिडिल क्लास रिफॉर्म मूवमेंट से। एंड ये जो एग्जांपल्स आप देख रहे हो ये वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास है, ठीक है। ये रिफॉर्मर्स है फ्रॉम द न्यूली इमर्जिंग वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास। दे वर इंस्पायर्ड बाय द डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ द मॉडर्न वेस्ट एंड बाय अ डीप pride in their own democratic traditions of the past, and they use both of these resources to fight for women's right. Clear? अब ये जो राजा राम मोहन रॉय का अटेम्प्ट था टू रिफॉर्म द सोसाइटी, टू रिफॉर्म द रिलीजन एंड द स्टेटस ऑफ वुमेन, दैट कैन बी टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द 19th century social reform in Bengal. इससे पहले, इसके डिकेड बिफोर, ही बेसिकली एस्टैब्लिश्ड द ब्रह्मो समाज इन 1828. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रह्मो समाज किसने फॉर्म किया था एंड कब फॉर्म हुआ था? क्लियर? तो ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज was established in the year 1828 by Raja Ram Mohan Roy. Clear? And he undertook the campaign against Sati, which was the first women's issue to receive public attention. तो अगर क्वेश्चन आता है what was the first women's issue to receive public attention? So that was anti-Sati campaign led by Raja Ram Mohan Roy. His ideas represented a curious mixture of Western rationality and an assertion of Indian traditionality. Both trends can be located in the overarching context of a response to colonialism. Ram Mohan thus attacked the practice of sati on the basis of both appeals to humanitarian and natural rights doctrine as well as Hindu Shastra. तो बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि ब्रह्मो समाज की फॉर्मेशन कब होती है, किसने करी, क्यों की. इट वॉज बेसिकली डन टू अंडरटेक द कैंपेन अगेंस्ट सती, एंड सती वॉज द फर्स्ट वुमेन्स इशू टू रिसीव पब्लिक अटेंशन. जो राजा राम मोहन रॉय का आइडिया था ये आपका वेस्टर्न रैशनैलिटी और इंडियन ट्रेडिशनैलिटी दोनों को दिखाता था, ठीक है. एंड इन्होंने सती के प्रैक्टिस को किस बेसिस पर अटैक किया था? देखो, ह्यूमैनिटेरियन और नेचुरल राइट डॉक्ट्रिन्स पे भी और हिंदू शास्त्र के बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे इन्होंने अटैक किया था. ये चीज़ आपने याद रखनी है. ये जो मैंने
चीज़ें अंडरलाइन करी है, बॉक्सेस फॉर्म करे हैं, सर्कल्स फॉर्म करे हैं, दिस यू हैव टू राइट इन योर आंसर. नेचुरल राइट्स डॉक्ट्रिन, हिंदू शास्त्र, वेस्टर्न रैशनैलिटी, असर्शन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनैलिटी, तो ये चीज़ें अपने आपके आंसर में होनी चाहिए. ठीक है. अब ये जो डेप्लोरेबल और अनजस्ट ट्रीटमेंट था हिंदू अपर कास्ट विडोज़ का, किसका, ये एक दूसरा टॉपिक है. ठीक है. दूसरा टॉपिक मतलब दूसरा पैराग्राफ में दूसरा सब पॉइंट है. हिंदू अपर कास्ट, स्ट्रेस ऑन दिस वर्ड अपर कास्ट. जो हिंदू अपर कास्ट विडोज़ का जो डेप्लोरेबल और अनजस्ट ट्रीटमेंट था वो भी एक मेजर इशू उठाया गया था सोशल रिफॉर्मर्स ने. जैसे कि जो राणा डे थे, हमने क्या देखा था यहाँ पे देखो, विडो री मैरिज मूवमेंट बाय राणा डे इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो ये राणा डे के अंदर आएगा. तो राणा डे ने बेसिकली राइटिंग यूज़ करी थी ऑफ स्कॉलर्स जैसे कि बिशॉप जोसेफ बटलर, जिन्होंने लिखा था एनालॉजी ऑफ रिलीजन एंड 3 sermons in human nature, and this basically dominated the moral philosophy syllabus of Bombay University in the 1860s. At the same time जो M.G. रानाडे के खुद की राइटिंग्स हैं entitled The Texts of the Hindu Law on the Lawfulness of Remarriage of Widows and Vedic Authorities for Widow Marriage, it elaborated the शास्त्रिक sanctions for remarriage of widows. तो ये चीज़ आपने लर्न करनी है. इसमें there's nothing that I can explain you, but more of the things that you'll have to learn. That Ranade basically took the unjust treatment on Hindu upper caste widows and used the writings of scholars जैसे कि बिशॉप जोसेफ बटलर, जिन्होंने एनालॉजी ऑफ रिलीजन्स इन 3 sermons on human nature दी थी. और उनकी खुद की राइटिंग्स क्या है, द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ रीमैरिज ऑफ विडोज़ एंड वैदिक अथॉरिटीज़ फॉर विडो रीमैरिज, जहाँ पर उन्होंने इलाबरेट किया था द शास्त्रिक सैंक्शंस फॉर रीमैरिज ऑफ विडोज़. अगेन यू हैव टू लर्न दिस. रानाडे और राम मोहन रॉय बिलोंग टू वन ऑफ द काइंड ऑफ 19th century अपर कास्ट एंड मिडिल क्लास सोशल रिफॉर्मर्स. रानाडे और राम मोहन रॉय कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपर कास्ट और मिडिल क्लास. लेकिन जो ज्योतिबा फूले थे वो आते थे सोशली एक्सक्लूडेड कास्ट से, और उनका अटैक जो था वो कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दोनों पे था. क्योंकि डेफिनेटली इज कमिंग फ्रॉम अ सोशली एक्सक्लूडेड कास्ट, तो वो कास्ट पे भी अटैक करेंगे. इन्होंने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी, जिसका प्राइमरी एम्फेसिस था ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी. ठीक है. ज्योतिबा फूले का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल सोशल रिफॉर्म एफर्ट था दैट वाज टू एड द 2 groups कंसिडर्ड द लोएस्ट इन द ट्रेडिशनल ब्राह्मण कल्चर, वुमेन एंड अनटचेबल्स. ये चीज़ याद रखनी है कि राम मोहन रॉय कहाँ से थे, अपर कास्ट एंड मिडिल क्लास सोशल रिफॉर्मर्स ले, लेकिन ज्योतिबा फूले सोशली एक्सक्लूडेड कास्ट से आते थे, तो उनका अटैक दोनों के अगेंस्ट था. अब एज इन द केस ऑफ अदर रिफॉर्मर्स एक सिमिलर ट्रेंड हमें देखने को मिलता है अपॉन द मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ एज वेल एज द सीक्रेट टेक्स्ट्स कैरेक्टराइज्ड बाय सर सैयद अहमद खान्स एफर्ट्स टू रिफॉर्म मुस्लिम सोसाइटी. तो जैसे बाकी रिफॉर्मर्स ने क्या किया था, मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ को भी यूज़ किया था, सीक्रेट टेक्स्ट को भी यूज़ करा था, ऐसे ही सिमिलरली सर सैयद अहमद खान ने भी दोनों चीज़ों का यूज़ किया है टू रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी. सो बेसिकली ही वांटेड द गर्ल्स टू बी एजुकेटेड, बट हिज एजुकेशन वॉज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रिसिंग्स ऑफ देयर होम्स, मतलब वो घर के अंदर ही एजुकेशन ले, दैट वॉज हिज गोल. ओके. अब जैसे जो दयानंद सरस्वती है जिनका आर्य समाज है, ही स्टूड फॉर वुमेंस एजुकेशन, बट उन्होंने करिकुलम पे, कौन सा करिकुलम पे फोकस किया था कि हाउस कीपिंग पे, हैंडीक्राफ्ट्स पे, बच्चों को कैसे रेयर करना है, इंस्ट्रक्शन इन रिलीजियस प्रिंसिपल. तो एजुकेशन को मिल रही है, लेकिन इस चीज़ों में एजुकेशन मिल रही है. दे आर नॉट टॉट अबाउट द लॉज एंड एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूशन, दे टॉट अबाउट हाउ टू रेयर चिल्ड्रन, हाउ टू डू द आर्ट ऑफ हाउस कीपिंग. ये चीज़ उन्हें पढ़ाई जा रही है. तो ये दयानंद सरस्वती का था, which may appear very stereotypical today. Yes, it is appearing very stereotypical. लेकिन one has to however realize that once rights such as education for women were accepted, so it started a process that finally made it impossible to confine women to only some kinds of education. लेकिन देखो आपने स्टार्ट तो किया एटलीस्ट यहाँ पे अपनी फाउंडेशन ले कर दिया कि एजुकेशन की. अब जब ये एजुकेशन वुमेन को स्टार्ट हो गई, एक बार इनको राइट मिल गए, तो यहाँ से एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया विच बेसिकली मेड देम इम्पॉसिबल कि हम सिर्फ कुछ काइंड ऑफ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, है ना. तो ये बेसिकली एम्फेसिस लेके आ गया था. अब इट इज़ ऑफन एज्यूम कि जो सोशल रिफॉर्म होते थे फॉर वुमेन राइट्स वो सारे अपने जो है मेल रिफॉर्मर्स ने लड़े हैं. एंड ये क्योंकि मेल रिफॉर्मर्स के है तो जो आइडिया है वो एलियन इम्पोर्ट्स है. आपको भी देख जब जो भी चीज़ हमने पढ़ी है, आपने किसके बारे में पढ़ा, आपने राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा, आपने सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा, आपने ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ा, आपने M.G. रानाडे के बारे में पढ़ा. ये तो सारे मेल रिफॉर्मर्स हैं. और ये मेल रिफॉर्मर्स जो है वुमेन की बात कर रहे हैं, वुमेन्स इक्वालिटी की बात कर रहे हैं. मतलब ये जो आइडिया है वुमेन्स राइट का, दे आर एलियन इम्पोर्ट्स, राइट. बट बोथ ऑफ दीज असम्पशंस आर प्रूवन रॉन्ग. कैसे? अब अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो यू गोना बी इलस्ट्रेटिंग दीज 2 points, जो यू आर गोना बी इलस्ट्रेटिंग द पॉइंट्स ऑफ द 2 books रिटन बाय वुमेन. तो 2 बुक कौन सी है? एक तो है आपकी स्त्री पुरुष तुलना, विच वॉज रिटन इन 1882 एंड इट वॉज बेसिकली रिटन बाय अ महाराष्ट्रियन हाउसवाइफ ताराबाई शिंदे.
एंड सुल्ताना's ड्रीम इन 1905. तो ये आपको लिख कर आना है, रिमेंबर दीज ईयर्स, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है. तो एक तो हो गया आपका स्त्री पुरुष तुलना, ये हिंदी में है, इसका इंग्लिश में मतलब है कंपैरिजन ऑफ मेन एंड वुमेन. ये 1882 में बुक लिखी गई थी बाय महाराष्ट्रियन हाउसवाइफ जिनका नाम है क्या, ताराबाई शिंदे. एक तो ये वाली बुक है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन वी एम गोइंग टू मूव टू सुल्ताना's ड्रीम विच वॉज रिटन 1905. क्या, तो दिस बुक वॉज रिटन एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. यहाँ पे देयर वाज अ यंग ब्राह्मण विडो, ठीक है, क्या थी, एक यंग ब्राह्मण विडो थी, एंड शी वॉज सेंटेंस टू डेथ. उनको पनिशमेंट मिली थी, सेंटेंस टू डेथ. किससे मिली थी, कोर्ट से मिली थी. क्यों मिली थी, बिकॉज शी किल्ड हर न्यूबॉर्न बेबी. शी किल्ड हर न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, एंड बिकॉज दिस इज़ इलेजिटिमेट. अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक यंग ब्राह्मण विडो को पनिशमेंट दी जा रही है, सेंटेंस टू डेथ सुनाया जा रहा है बाय द कोर्ट, जस्ट बिकॉज शी किल्ड हर न्यू बॉर्न बेबी, एंड दिस किलिंग इज़ illegitimate, so she is being given a sentence to death. But are there any efforts made to identify or even punish the man who had fathered the baby? No. So that is why this book was written as a protest against the double standards of a male dominated society. ठीक है, this book created a quite stir when it was published. Clear? अब यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है अबाउट बेगम रोकेया सखावत हुसैन. शी वॉज बॉर्न इन अ वेल टू डू बंगाली मुस्लिम फैमिली. तो ये कौन है, देखो यहाँ पे एक सेकेंड पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है विच यू नीड टू रिमेंबर. बेगम रुकिया सखावत हुसैन, बेगम रुकिया सखावत हुसैन. शी वॉज बॉर्न इन टू वेल टू डू बंगाली Muslim family, okay, and she was lucky to have a husband who had basically a liberal outlook. Because he had a liberal outlook, he encouraged her wife for education, first in Urdu and then later in Bengali and English. Okay, now she was already a successful author in Urdu and Bengali when she wrote Sultana's Dream to test her abilities in English. This remarkable short story is probably the earliest example of science fiction writing in India, among the first by a woman author anywhere in the world. In her dream, Sultana visits a magical country where the gender roles are reversed. Men are confined to the home and observe parda, while women are busy scientists vying with each other at inventing devices that will control the clouds and regulate rain and machines that fly or air cars. ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था अबाउट स्त्री पुरुष तुलना, अब हम पढ़ रहे हैं सुल्ताना's ड्रीम. सुल्ताना's ड्रीम was written by बेगम रुकिया सखावत हुसैन, who was born in a well-to-do Bengali Muslim family. She was lucky that she had a husband who had a liberal outlook and he encouraged her to take education. First she took education in Urdu, then she took education in Bengali, and then finally in English. And to test her abilities in English, she wrote this book called Sultana's Dream, which is the earliest example of a science fiction writing. Now basically in this book she mentions about a dream of Sultana where she visits a magical country, and in this magical country the gender roles are reversed, right? So here the men, they're confined to the home and they're observing parda, and the women, they are working outside, they're scientists, they're inventing devices like those devices which would control the clouds, regulate rain or air cars. So these were the two examples which you will be writing if the question comes that women's rights are alien imports. Clear? Apart from these feminist visions, there were a large number of women's organizations that arose both at the all in India and local levels in the early 20th century. Then began the participation of women in the national movement itself, and they were also the part and parcel of the nationalist vision. तब जब नेशन की बात आती है तो you will be writing about the 1931 Karachi session of the Indian National Congress, जहाँ पे it issued a declaration on the fundamental rights of citizenship in India, which committed itself to women's equality. ठीक है, 1931 में कराची सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का. इस कांग्रेस में, इस सेशन में बेसिकली एक डेक्लेरेशन इशू किया जाता है. अ डेक्लेरेशन वाज इशूड विच वाज ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, एंड दिस डेक्लेरेशन वाज कमिटेड टू वुमेन्स इक्वालिटी.
क्यों? Because this declaration reads as follows. All citizens are equal before the law, irrespective of their religion, caste, creed, or sex. No disability attaches to any citizen by reasons of his or her religion, caste, creed, or sex in regard to public employment, office of power or honor, and in the exercise of any trade or calling. The franchisee shall be on the basis of universal adult suffrage. Women shall have the right to vote, to represent, and the right to hold public offices. तो ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है कि इक्वल है बिफोर द लॉ, कोई भी डिसेबिलिटी अटैच नहीं करती टू एनी सिटीजन, एंड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, राइट टू वोट, रिप्रेजेंट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है, लिखनी है। फिर 2 decades आफ्टर इंडिपेंडेंस जब वुमेन का इशू वापस से रीमर्ज करता है 1970s में, तो जो 19th सेंचुरी के रिफॉर्म मूवमेंट्स होते हैं उनका जो एम्फोसिस होता है इट वाज ऑन द बैकवर्ड एस्पेक्ट्स लाइक सती, चाइल्ड मैरिज, इल ट्रीटमेंट। लेकिन 1970s में क्या था, वो मॉडर्न इशू पे बेस्ड था, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन पॉपुलर मीडिया में, जो जेंडर्ड कॉन्सिक्वेंसेज हैं अनइक्वल डेवलपमेंट के, लॉ एज अ मेजर साइट फॉर रिफॉर्म in 1980s। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड दैट इज़ इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट वेल, एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एज वेल।